नाउ स्टोक थ्योरम। अच्छा सर, क्या होता है स्टोक थ्योरम? देखो, स्टोक थ्योरम और इसके पहले जो हमने फोर्स पढ़ा था, विस्कस फोर्स जिसे बोला था, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा एरिया डी वी बाय डी एक्स, और यहां पे निगेटिव साइन लगाना चाहिए था क्योंकि वो अपोजिट होता है एक दूसरे के, ठीक है ना। विस्कस फोर्स मोशन के अपोजिट होता है, इसलिए हमने निगेटिव साइन चलो दे दिया। लेकिन अब इसका क्या काम, तो मैं सुनाता हूं स्टोक थ्योरम के पहले की दो कहानी सुनो। ये जो था विस्कस फोर्स, इसे ये क्या है, विस्कस फोर्स जो है ये लेयर के ऊपर एक्ट होता है। किसके ऊपर? दिस इज फॉर लेयर, ये लेयर के ऊपर एक्ट होता है। स्टोक थ्योरम क्या बताता है? लेयर कैसे, देखो मान लेते कोई बोर्ड चल रही है यहां पे इस तरीके से, सो यहां पे एक विस्कस फोर्स एक्ट होगा, और एक चीज ये ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर, सो इस लेयर के ऊपर एक विस्कस फोर्स एक्ट होगा, और एक लेयर ले लो भैया, इसके ऊपर विस्कस फोर्स एक्ट होगा, हो रहा होगा। अगर ये सामने जा रहा है तो पीछे की तरफ, बात समझ में आ रही है ना? पक्का। सो विस्कस फोर्स क्या था? एक अपोजिट फोर्स था मोशन के, ठीक है ना। ये एक फ्रिक्शनल फोर्स था, लेकिन लिक्विड के लिए, ठीक है, एक प्रकार से फ्लूइड के लिए। सो ये लेयर के लिए फोर्स, लेयर के ऊपर एक्ट हो रहा था, इट इज एक्टिंग ऑन अ लेयर, ठीक है ना। विस्कस फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सरफेस लेयर, आप ऐसा कह सकते हो, या फिर सरफेस लेयर नहीं, इज एक्टिंग ऑन, नॉट ओनली सरफेस लेयर, इज एक्टिंग ऑन लेयर। लिक्विड के किसी भी लेयर पे कितना एक्ट हो रहा होगा, किसी भी लेयर पे, आप कोई भी लेयर के ऊपर का फोर्स निकालो तो इतना, इससे आपको निकल जाएगा। स्टोक थ्योरम ने पूरा केस ही बदल दिया। उन्होंने बोला भैया मान लेते हैं कोई ये पत्थर है या फिर कुछ भी ले लो, ये अगर फ्लूइड है, ये क्या है? फ्लूइड है। सो ये फ्लूइड के अंदर है, दिस इज इनसाइड द फ्लूइड, और इस फ्लूइड को हम, फ्लूइड में जो ये बॉल है या फिर जो भी चीज लिया आपने, इसको आप आगे खींच रहे हो, तो इसके ऊपर कितना पीछे वाला फोर्स एक्ट होगा, इस फोर्स के बारे में बताया। सो इस फोर्स के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि मैं एक स्टेटमेंट करता हूं कि भैया ये फोर्स की वैल्यू, ये फोर्स की वैल्यू डिपेंड किस पे होगी? फोर्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नंबर 1, पहला शेप एंड साइज। क्या बोला उसने? शेप एंड साइज बोला सर। सेकेंड उन्होंने बोला स्पीड ऑफ, उसने बोला स्पीड। क्या बोला उसने? स्पीड। किसका स्पीड? ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है। और नंबर 3 क्या बोला उसने? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किसका? सॉलिड का या लिक्विड का? सर ये तो लिक्विड का होता है। बहुत बढ़िया आंसर, ये होता है इस किसके ऊपर डिपेंड होता है? और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसको बोलते हैं ईटा। 3 चीजों के ऊपर डिपेंड था कि हम जब बॉडी को लिक्विड के अंदर से, थ्रू द लिक्विड जब हम खींचेंगे, या फिर उसको छोड़ देंगे लिक्विड के अंदर ऊपर से, या फिर आप ऊपर से छोड़ दो, सो पहले यहां पे होगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे, ऐसे चलते रहेगा। सो इस लिक्विड के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा होगा? विस्कस फोर्स। सो ये बताया स्टोक थ्योरम ने। सो यहां पे मैंने कुछ चीजें लिखी। एक स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है सर, ये तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, डिपेंड होना चाहिए। एक बताया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये भी बराबर है, फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता होना चाहिए। शेप एंड साइज, ये क्या मैटर है? इसके पहले हमने कभी नहीं देखा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता था, ये कभी ऐसा नहीं होता था। फोर्स इज इक्वल टू, हमने देखा था म्यू एन, ये है फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, और ये था नॉर्मल रिएक्शन, ये हमने देखा था, इस तरीके से हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे उसमें तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन था और एक कोएफिशिएंट था, चलो कोएफिशिएंट ले लिया, यहाँ पे चलो स्पीड भी ले लिया सर। लेकिन ये शेप एंड साइज का कुछ मैटर समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप ये कहना चाहते हो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा फोर्स? एकदम सही सुना आपने, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा फोर्स। सो अलग अलग शेप होंगे, फिर कोई हम स्फेरिकल शेप ले लेंगे, स्फेरिकल, कोई बोलेगा सर सिलिंड्रिकल ले लो, कोई बोलेगा सर कोनिकल ले लो, कोई भी शेप ले सकता है सॉलिड वाले।
तो उन्होंने क्या किया स्टोक साहब ने, उन्होंने किसके लिए डिफाइन करके रखा, उन्होंने डिफाइन करके रखा स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। सो इसलिए स्टोक थ्योरम ऑन स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर हम पढ़ेंगे। तो ठीक है सर, तो चलो किसकी किसकी जरूरत पड़ेंगे अभी। पहला शेप एंड साइज। शेप और साइज से हमें पता चलता है कि फोर्स के ऊपर डिपेंड होगी। तो शेप और साइज, स्फीयर को क्या होता है सर शेप बताओ जरा। एक सर रेडियस बड़ा तो स्फीयर का साइज बड़ा, रेडियस कम तो स्फीयर का साइज कम। तो उन्होंने बोला सीधा सीधा रेडियस ऑफ स्फीयर के ऊपर डिपेंड होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर। अच्छा सर, सेकंड वो तो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो सेम रहेगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा नेक्स्ट, एक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अरे बात समझे कि नहीं, घुस है ना, समझा होगा ना, भेजे में घुसा कि नहीं घुसा। विस्कोसिटी क्या भेजे में घुसा है, नहीं मतलब भेजे में घुसा कि नहीं, क्या बताया मैंने, एक बार फिर से रिपीट करता सुनो। मैंने बताया स्पेरिकल ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ स्फीयर। क्यों, दूसरा डायमेंशन होता ही नहीं है उसको, एक ही डायमेंशन होता है रेडियस बड़ा तो स्पेयर का साइज बड़ा, रेडियस कम तो स्पेयर का साइज छोटा। फिर है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, उस कितनी स्पीड से भाग रहा है, और फिर है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है। तो उन्होंने कहा कि ये जो फोर्स है ना, ये इस तरीके से डिपेंड होता है। तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं फोर्स का वैल्यू। सो फोर्स प्रोपोर्शनल टू जो डिपेंड होता है उसकी वैल्यू लिख रहा हूं आर, रेडियस। फिर है स्पेरिकल ऑब्जेक्ट में कौन है, सो उन्होंने बोला स्पीड है v। फिर कौन है विस्कोसिटी, ईटा। क्या आपको समझ में आ रहा है इतना। अब इसके पावर भी नहीं पता, ए बी सी ऐसे अलग अलग हमने पावर को रख दिया। ठीक है, तो आपके बुक में बस इसको ऐसा भी नहीं किया है, सीधा सीधा लिखा है। मैं आपको थोड़ा डीप में बता दूंगा ताकि आपको समझे, ठीक है ना, आपको समझे, ठीक है ना, कि भैया इसका वैल्यू कितना आया था। आपके बुक में सीधा दिया है फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई आर वी ईटा। फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई, ठीक है ना, आर वी और ईटा। ये वैल्यू आपकी बुक में दिया है। कहां से आया ये, इसका पावर किसने रखा। हमने तो बोला सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड है। रेडियस का पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, स्पीड का भी कुछ ना कुछ हो सकता है ये। तो उन्होंने क्या किया, डायमेंशनल एनालिसिस से निकाला गया। सो आपको 11th में डायमेंशन एनालिसिस एक टॉपिक है, आई होप ये क्वेश्चन उसमें होगा, पहले था अभी निकाल दिया होगा शायद से। तो देखो ये कैसे लाया। सो फोर्स इज इक्वल टू, मैं पहले कांस्टेंट कर देता हूं इक्वल प्रोपोर्शनल साइन निकालने के लिए, ये तो फाइनल चीज है, ठीक है ना। पहले कैसे आया बताता हूं। तो फोर्स इज इक्वल टू के, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन निकाल दो तो वहां पे कांस्टेंट डालना पड़ेगा। आर टू दी पावर मैंने ए रखा, वी टू दी पावर बी रखा, और ईटा टू दी पावर सी रखा। चलो डायमेंशन लिखो। फोर्स कितना होता है, एम एल टी 112 सर, 1 1 -2। चलो पार्ट एकदम ऐसे लर्न कर दो, है ना, रट्टा हो जाना चाहिए, एकदम लर्न हो जाना चाहिए। 112 सर, फोर्स माने 112। फोर्स का डायमेंशन हमेशा के लिए लर्न करना चाहिए आपको। 1 1 2, 1 1 -2 फोर्स। फिर है आर, आर कौन होती है सर, लेंथ होगी सर। देखो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता यहाँ पे। सो ये है 1, एल 1 लेंथ है ना, रेडियस माने लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन 1, उसका पावर ए। फिर है वी, वी क्या होती है सर, L1 T -1, उसका है बी। और फिर है ईटा, ईटा क्या होता है सर, MLT। बताओ जरा, 1 1 1, आखिरी के 2 माइनस। अबे भी निकाला था क्या हमने, अबे भी निकाला था डायमेंशन, बिल्कुल। याद नहीं होता तो देखो क्या था, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बराबर है। सो न्यूटन क्या होता था, MLT 1 1 -2 सेकंड, T +1, ठीक है ना। और ये माइनस ऊपर गया, ये प्लस ऊपर गया तो L2 माइनस। इसको करो फटाफट, M1 बचेगा, ठीक है, ओके। ये L1 है और ये -2 है। सो L1 -2 कितना होगा, -1। और T कैसा है, T जो है वो माइनस है और ये प्लस है, सो -2 + 1 -1। तो ये हो गया उसका डायमेंशन, मैंने वही लिखा यहाँ पे। चलो हो गया, यहाँ पे आएगा C। चलो फटाफट करते हैं। ये कितना है इधर का, M1 L1 T -2, यहाँ पे L का पावर 1A, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे सिर्फ A लिख रहा हूं। फिर L का पावर B, फिर T का पावर -B, फिर यहाँ पर M का पावर C, फिर L का पावर -C, और फिर T का पावर -C। ठीक है, फटाफट कंप्लीट करो इसको।
पास पास लाओ, पास पास फटाफट। पहले m लिखो, mc, फिर m का पावर c, फिर l का पावर a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, c है क्या, l में c है माइनस c, फिर t के पास आओ, कौन है माइनस b और कौन है माइनस c, जो साइन है वही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे m1 कंपेयर करो मास का मास के साथ में, तो 1 है m का, ठीक है, और यहाँ पे c आएगा तो c इज इक्वल टू 1 मिल गया। फिर 2 वाले के पास में चलो, ठीक है ना, 2 वाले के पास चलो, l को कंपेयर करो, इधर है 1 इज इक्वल टू कौन है a प्लस बी माइनस सी। फिर आते हैं t के पास में, t का कितना है -2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी। ठीक है, चलो आपके पास में c का वैल्यू है, बिल्कुल है सर, यहाँ पे रख दो फटाफट। c का वैल्यू यहाँ पे रखा -b और ये है +1, तो ये रहेगा -1 यहाँ पे और ये -2। बस ये माइनस वैसे का वैसे c की जगह पे +1 रख दिया, -1 इधर आ गया, या फिर b को इधर लेके आओ और 2 को उधर लेके जाओ। चलो फटाफट करते हैं, b को इधर आया तो ये -b उधर आके इधर आके प्लस बनेगा, -2 उधर गया तो +2 बनेगा, ये -1 वैसे का वैसे, सो b इज इक्वल टू -1 1। सो b का वैल्यू कितना 1, ठीक है ना, b का वैल्यू कितना मिला 1 मिला, यहाँ पे रखो 1 ऐसे का वैसे। a कितना है a निकालना है, b कितना है b 1 है, c कितना है c भी 1 है। ठीक है, अब हमें निकालना है a, बाकी सब चीजें इधर। सो इधर आएगा a, ये है 1 पहला, -1 आया इधर तो -1 बनेगा, और ये -1 इधर आया तो +1 बनेगा। ठीक है ना, ये +1 इधर आया तो माइनस, और -1 इधर आया तो प्लस, -1 +1 कैंसिल, तो बचा कितना 1। सो 1 इज इक्वल टू a, तो a का वैल्यू कितना मिला 1, तो हमें 3 वैल्यूज मिली, b का और a का सबका है 1 1 1। सो यहाँ पे देखो फोर्स में क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू k, r का पावर a है और a का वैल्यू है 1, सो 1। फिर है v, वेलोसिटी का पावर है b, तो b का वैल्यू कितना है 1, और फिर ईटा का पावर है c, और c का वैल्यू कितना है 1। सो भैया हमने क्या किया, फोर्स का वैल्यू निकाला, फोर्स का वैल्यू कितना आया r1 v1 ईटा 1। जबकि डायमेंशन एनालिसिस से हमने फॉर्मूला तो डिराइव किया, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू कहाँ मिला। सो यही एक लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस में कि वो कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकालता। एक्चुअली आपको एक बुक में आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने ऐसे बता दिया। सो भैया यहाँ पे फोर्स का वैल्यू था इतना, तो उन्होंने प्रैक्टिकली सोचा, प्रैक्टिकल किया और फोर्स का वैल्यू निकाला आर वी ईटा, और यहाँ पे के की जगह पे 6 पाई, कितना बनाया 6 पाई, ये हुआ आपका वैल्यू। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। आपको फोर्स का वैल्यू क्या मिला, एक बार फिर से ऐसे दोबारा रिवाइज करो उसको। सो फोर्स का वैल्यू मिला 6 पाई आर वी ईटा, क्या बोला 6 पाई आर वी ईटा, 6 पाई आर वी ईटा। सो फोर्स इज इक्वल टू हमें मिला 6 पाई आर वी और ईटा। ठीक है, अब सुनो, हमें अगर यहां से ईटा निकालना तो निकालो फटाफट। कैसे निकालोगे, फोर्स बाकी ईटा यहाँ पे और बाकी पूरी चीजें नीचे। सो कौन आएगा 6 पाई आर वी, ये हुआ ईटा का एक नया फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो। ठीक है ना, आपको इसमें से सभी की सभी वैल्यू दी रहती है, आपको इजीली निकालने के लिए बोलता है। इसके ऊपर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल वो करते हैं, ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। चलो न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है, स्टील बॉल विद रेडियस 0.3 mm, आपके बुक में दिया होगा। सो रेडियस इज इक्वल टू 0.3 mm, टेक्स्ट बुक में देखना, ठीक है ना, रेडियस इतना है। उसके बाद में है फॉलिंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, वो कितनी वेलोसिटी से गिर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है। और उसके बाद में है एट ए टाइम टी दिया है, थ्रू ए ट्यूब, एक ट्यूब में से जा रहा है, फिल्ड विद ग्लिसरीन, कौन सा लिक्विड है वहां पे, ग्लिसरीन लिक्विड है, ठीक है ना, जो हम हाथ पैर को लगाते हैं ठंडी में, वो है ग्लिसरीन। हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का वैल्यू दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू है और वो है 0.833 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। उसने कहा डिटरमाइन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टील बॉल एट दैट टाइम, उसके ऊपर हमें विस्कस फोर्स का वैल्यू निकालना है जब वो फ्लूइड में से जा रहा होगा। सो इस तरीके से हमने निकालना था, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं फोर्स। अब देखो कोई भी बॉल होगा तो यहां से ऐसे गिरेगा पानी में से, अब पानी नहीं, यहाँ पे कौन है भैया, यहाँ पे है ग्लिसरीन, कौन है ग्लिसरीन। सो उसका बस वैल्यू निकाल दो फटाफट। फोर्स का वैल्यू क्या है, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई, ठीक है ना, फिर था आर वी ईटा, 6 पाई आर वी ईटा। सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि यहां पे स्पेरिकल बॉल लिक्विड के अंदर जा रहा था,
लिक्विड के ऊपर की लेयर के ऊपर थोड़ी चल रहा था, या फिर हमने विस्कस फोर्स ऑन द लिक्विड लेयर थोड़ी निकालना है। यहाँ पे हमें उस फ्लो जो हो रहा है सॉलिड ऑब्जेक्ट स्टील का, उसके ऊपर विस्कस फोर्स कितना एक्ट हो रहा है वो निकालना है। तो वो कितना आएगा, इतना। सो वैल्यू रखो 6 यहाँ पे रहेगा, पाई का वैल्यू 3.142 रखो फटाफट। आर का वैल्यू देखो कितना है, सो mm में है, इसको मीटर में कर दो, 0.3 10⁻³ मीटर, 0.3 10⁻³ मीटर मल्टीप्लाई आर हो गया। v कितना है 2, ईटा कितना है 0.833। अब इसका कैलकुलेशन कर लेना फटाफट, आपको वैल्यू मिल जाएगा। कितना वैल्यू मिलेगा देखो फटाफट, तो इसका वैल्यू मिलेगा 9.422 10⁻³ 4 से तो आएगा न्यूटन में। सो ये आपकी बुक में गिवन है, माफ करना यहाँ पे -3 है। सो ये आएगा आपका वैल्यू 6 × 3.142 0.3 10⁻³ फिर 2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा आर का वैल्यू, ठीक है 6 पाई एंड ईटा आर वी, 6 पाई का वैल्यू, फिर आर का वैल्यू, फिर v का वैल्यू 0.82 एंड दिस 0.833। सो इस तरीके से यहाँ पे हमने खत्म किया स्टोक थ्योरम को, ठीक है ना। सो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। बहुत आसान टॉपिक है, आप ध्यान नहीं देते इसके कारण ऐसा होता है। आपको वीडियो को एक बार देखना है, उसको दोबारा 2 की स्पीड से डबल देखना है, ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट खुल जाए। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, ऐसा मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको कुछ डाउट है यहाँ पे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सर हमको यहाँ पर डाउट है, आई विल डेफिनेटली मैं उसके ऊपर हेल्प करूँगा या फिर वीडियो बनाऊँगा, कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं, बाय बाय।